गांव की सुबह किसी चित्रकार की सुंदर पेंटिंग जैसी लगती थी। कोहरे की हल्की चादर ओढ़े खेतों पर जब सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ती तो पूरा गांव चमक उठता। पक्षियों का शोर और मंदिर की घंटियां गांव को जगा देती थी। लेकिन इसी गांव के एक कोने में बनी एक जर्जर कच्ची झोपड़ी के भीतर माधव के लिए ये सुबह किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक नई जंग की शुरुआत की तरह थी। माधव अपनी फटी हुई चटाई से उठा और अपनी हथेलियों को देखा। उन पर पड़े घट्टे उसकी सालों की मेहनत की गवाही दे रहे थे। बाहर आंगन में उसकी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी खड़ी थी जिसके पहिए थोड़े टेढ़े हो चुके थे। फिर एक सुबह, वही सूरज, वही आसमान, पर मेरी किस्मत वहीं की वहीं। हे विधाता, तू रोज उजाला तो करता है पर मेरे घर के अंधेरे को दूर करना शायद भूल गया है। तभी रसोई के अंधेरे कोने से खांसने की आवाज आई। उसकी पत्नी गौरी धुआं उगलते चूल्हे को फूंकनी से फूंक रही थी। उसकी आंखों में धुएं से पानी आ गया था। अजी, सुबह सुबह ईश्वर से शिकायत लेकर मत बैठिए। उठ गए हैं तो थोड़ा हाथ मुंह धो लीजिए। आज मन में विश्वास लेकर निकलिए, सब ठीक होगा। विश्वास से पेट भरता तो आज हम इस टूटी झोपड़ी में ना होते। गौरी देख, इस महीने की शुरुआत भी खाली जेब से हुई है। घर में राशन का एक दाना नहीं बचा और तू कहती है विश्वास रखूं। गौरी उठी और एक पुराने पीतल के लोटे में पानी लेकर माधव के पास आई। उसने माधव के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जैसे उसकी कड़वाहट धोने की कोशिश कर रही हो। ये लीजिए चाय। दूध तो कल ही खत्म हो गया था, पर मैंने इसमें थोड़ा गुड़ और अदरक डाला है। कड़क है, आपकी सारी थकान और ये बुरा मन दोनों ठीक कर देगी। माधव ने चाय का प्याला हाथ में लिया, पर उसका ध्यान रेहड़ी की ओर था। गौरी, आज छोले भटूरे का मसाला बिल्कुल खत्म है। कल जो थोड़ा बहुत बचा था उससे बस स्वाद बिगड़ा था। कोई ग्राहक पास नहीं आया। आज बिना मसाले के क्या बेचूंगा? खाली मैदा खिलाऊं लोगों को? अजी सुनिए, घबराइए मत। मैंने पिछले कुछ दिनों से बचा बचा कर थोड़ा सूखा धनिया और लाल मिर्च कूट कर रखी थी। आज इसी से काम चला लीजिए। माँ कहती थी कि स्वाद सिर्फ महंगे मसालों में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले के हाथों और उसकी नीयत में होता है। तेरी ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं गौरी, पर दुनिया बहुत बेरहम है। बाजार में लोग हाथ की सफाई नहीं, चकाचौंध देखते हैं। कल जब मैं भटूरे तल रहा था तो गांव का सरपंच पास से गुजरा और अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। उन्हें मेरे रेहड़ी की धुंधली लकड़ी से बदबू आती है। सरपंच जी को खुशबू नहीं आई होगी, पर मुझे आती है। मुझे आपके पसीने में उस ईमानदारी की महक आती है जो इस गांव के किसी अमीर में नहीं है। जाइए, आज इस मसाले के साथ भगवान का नाम लेकर निकलिए। क्या पता आज का दिन हमारी जिंदगी का नया मोड़ हो। माधव ने चाय का आखिरी घूंट भरा, लोटा नीचे रखा और अपनी पुरानी रेहड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। रेहड़ी के पहियों ने चूं चूं की आवाज की, जैसे वे भी माधव के साथ रो रहे हों। चल रे मेरे दुख के साथी, आज तुझे भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। या तो आज हम कुछ कमा कर लौटेंगे या फिर ये लकड़ियां आज मेरी हिम्मत के साथ ही टूट जाएंगी। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसे पता था कि रास्ता कठिन है, पर उसे अपने पति के हुनर और ईश्वर के न्याय पर पूरा भरोसा था। बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चंदनपुर का मुख्य चौक गपशप और व्यापार के शोर से भरा था। माधव ने अपनी रेहड़ी को हमेशा की तरह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। ये जगह थोड़ी अंधेरी और कोने में थी, क्योंकि बीच बाजार की जगह बड़े दुकानदारों ने कब्जा रखी थी। ठीक सामने बनवारी हलवाई की 2 मंजिला दुकान थी। बनवारी सफेद कुर्ते पर केसरिया अंगोछा डाले अपनी बढ़ी हुई तोंद पर हाथ फेरते हुए कढ़ाई में छनते समोसों को देख रहा था। अरे ओ छोटू, जरा आंच तेज कर। समोसे ऐसे लाल होने चाहिए कि ग्राहक देखते ही लपक ले। और सुन,
आज वो रईस माधव भी आ गया है अपनी खटारा गाड़ी लेकर। जरा देख कहीं इसकी रेड़ी की दीमक हमारे समोसों में ना आ जाए। उसके नौकर और आसपास के दुकानदार जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। माधव ने सुना पर अनसुना कर दिया। उसने कांपते हाथों से भटूरे का मैदा ठीक किया और पीतल के पतीले में छोले गर्म करने लगा। तभी 2 शहर के बाबू वहां से गुजरे। अच्छी पोशाक, आंखों पर चश्मा। उन्हें देखकर माधव की उम्मीदें जगी। बाबूजी, आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लीजिए। एकदम घर जैसा स्वाद है, शुद्ध मसालों का। अरे भाई, ये भटूरे बना रहे हो या कोयला? देख जरा ये पतीला कितना काला है। इसमें खाना खाने का मतलब है बीमारियों को न्योता देना। और देख इसके हाथ पसीने से तरबतर हैं। छी। अरे छोड़ ना रमेश, कहाँ इन छोटे मोटे पटरी वालों के चक्कर में पड़ रहा है। चलो सामने बनवारी की दुकान पर बैठते हैं, कम से कम वहां बैठने को कुर्सी तो है। यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। वे दोनों बिना पीछे मुड़े चले गए। माधव के हाथ में पकड़ा हुआ करछुल जैसे पत्थर का हो गया। उसके कानों में बनवारी की हंसी गूंज रही थी। देखा माधव, ग्राहक को केवल स्वाद नहीं ठाठ बाट चाहिए। तू चाहे कितना भी घी डाल दे, तेरी ये फूटी किस्मत और ये टूटी रेहड़ी तुझे कभी अमीर नहीं बनने देगी। तू बस धूर फांकने के लिए पैदा हुआ है। बनवारी भाई, गरीब हूं पर बेईमान नहीं। मेहनत की खाता हूं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अचानक बाजार में सन्नाटा छा गया। कुत्तों के भौंकने की और भारी जूतों की आवाज आने लगी। ठाकुर विक्रम सिंह अपने 2 तगड़े अंगरक्षकों के साथ वहां आ धमका। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी और आंखों में क्रूरता। वह सीधा माधव की रेहड़ी के पास आकर रुका। उसने अपनी लाठी से पतीले के ढक्कन को खटखटाया। क्यों रे माधव, बाजार में बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा है, पर मेरी बात याद है या नहीं? पिछला महीना खत्म हो गया, ब्याज के पैसे कहाँ हैं? मालिक, अन्नदाता, आप तो जानते हैं गौरी बहुत बीमार थी। सारा पैसा उसकी जड़ी बूटियों और हकीम में चला गया। आज सुबह तो घर में दाना भी नहीं था। बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, पाई पाई चुका दूंगा। मोहलत उसे दी जाती है जिसके पास देने की उम्मीद हो। तू तो खुद एक चलती फिरती लाश है। सुन ले कान खोलकर, कल शाम की आखिरी किरण ढलने से पहले मेरा पूरा हिसाब 5,000 रुपए ब्याज समेत मेरी मेज पर होना चाहिए। इतना पैसा कल तक? मालिक, ये नामुमकिन है। मैं कहाँ से लाऊंगा? ठाकुर ने अपनी लाठी माधव की रेहड़ी के लकड़ी के खंभे पर जोर से मारी, जिससे एक हिस्सा तड़क गया। अगर कल पैसा नहीं मिला तो इस खटारा रेहड़ी को बीच बाजार में जला दूंगा और तुझे इस गांव की सीमा से बाहर गधे पर बिठाकर निकलवा दूंगा। याद रखना, ठाकुर की जबान पत्थर की लकीर होती है। ठाकुर थूक कर वहां से चला गया। माधव वहीं धूल में बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे बनवारी की दुकान की खुशबू अब चुभने लगी थी और अपनी रेहड़ी का धुआं उसका दम घोंट रहा था। शाम ढल चुकी थी, लेकिन माधव के घर में चिराग नहीं जला था। माधव झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर सिर झुकाए बैठा था। बाजार की जिल्लत और ठाकुर की धमकी उसके कानों में किसी जहरीले नाग की तरह फूंफकार रही थी। तभी गौरी बाहर आई। उसने देखा कि माधव की आंखों से आंसू बहकर उसकी फटी कमीज को भिगो रहे हैं। अजी, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? भीतर आइए, थोड़ा जल ग्रहण कीजिए। जल? अब तो जहर भी नसीब नहीं होगा गौरी। कल शाम को ठाकुर इस रेहड़ी को जला देगा। उसने साफ कह दिया है कि अगर पैसा नहीं मिला तो हमें गांव से बाहर फेंक देगा। हम हार गए गौरी, मैं हार गया। गौरी ने दिया एक तरफ रखा और माधव के सामने जमीन पर बैठ गई।
उसने माधव के कांपते हाथों को थाम लिया। आप ऐसे टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुसीबत आती है तो इंसान को फौलाद बनना पड़ता है, मोम नहीं। फौलाद कैसे बनूं? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। बनवारी जैसे लोग मेरी गरीबी का तमाशा देखते हैं। लोग कहते हैं मेरी रेहड़ी से बदबू आती है। कोई मेरे हाथ का खाना नहीं चाहता। कल जब ठाकुर आग लगाएगा तो सब तमाशा देखेंगे। चलो आज रात ही यहाँ से भाग चलते हैं। कहीं दूर शहर जाकर मजदूरी कर लेंगे, पर यहाँ अब और अपमान नहीं सहा जाता। उसने एक मखमल के फटे हुए कपड़े में लिपटी कोई चीज निकाली और बाहर आ गई। उसने माधव की हथेली खोली और उस पर सोने के 2 पुराने झुमके रख दिए। ये तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है। नहीं गौरी, इन्हें देखकर तो तू अपनी माँ को याद करती है। मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा, चाहे ठाकुर मुझे मार ही क्यों न डाले। आजी सुनिए, ये झुमके मेरी माँ ने मुझे इसलिए दिए थे ताकि मुसीबत के वक्त ये मेरी ढाल बने। आज हमारी इज्जत दांव पर है। अगर आज हमारा सम्मान और आपकी ये रेहड़ी बच गई तो हम मेहनत करके ऐसे 10 झुमके और बनवा लेंगे। लेकिन अगर आज हम भाग गए तो ताउम्र खुद की नजरों में गिरे रहेंगे। माधव ने उन झुमकों को देखा। वे छोटे थे, पर उनमें गौरी का पूरा जीवन और उसकी ममता बसी थी। कल सुबह शहर जाइए, इन झुमकों को गिरवी रखिए और सबसे बेहतरीन मसाला, असली घी और बढ़िया मैदा लेकर आइए। कल हम ठाकुर को पैसा नहीं, अपनी काबिलियत दिखाएंगे। आखिरी बार, बस एक आखिरी बार खुद पर और मेरे भरोसे पर यकीन कीजिए। माधव की रुलाई फूट पड़ी। उसने गौरी के हाथों को अपने माथे से लगा लिया। तू स्त्री नहीं, साक्षात लक्ष्मी है गौरी। मैं वादा करता हूँ ये झुमके मैं वापस लाऊंगा। कल का सूरज चंदनपुर में माधव का नया जन्म देखेगा। अगली सुबह माधव ने वही किया जो गौरी ने कहा था। शहर जाकर उसने झुमके गिरवी रखे और उन पैसों से सबसे अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदा। दोपहर तक वह चंदनपुर के बाजार में अपनी रेहड़ी सजा चुका था। आज उसके छोले की खुशबू में एक अलग ही सौंधापन था, लेकिन किस्मत अब भी रूठी हुई थी। बाजार में लोग आए, खुशबू सूंघी, पर बनवारी हलवाई की बातों के असर और माधव की पुरानी छवि के कारण किसी ने रुकने की जमत नहीं उठाई। सूरज ढलने को है प्रभु, ठाकुर के आने का समय हो रहा है। क्या गौरी का बलिदान भी व्यर्थ जाएगा? आज तो बोहनी तक नहीं हुई। शाम का धुंधल का छाने लगा था। माधव भारी मन से अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा साधु उसकी रेहड़ी के करीब आया। उसके बाल जटाधारी थे, शरीर पर फटे हुए चिथड़े थे और वह लाठी के सहारे बुरी तरह कांप रहा था। बेटा, ओ बेटा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। 3 दिन से पेट में पानी की एक बूंद के अलावा कुछ नहीं गया। क्या इस अभागे को कुछ खाने को मिलेगा? माधव ने उस बूढ़े की आंखों में झांका। उसे वहां अपनी ही बेबसी का अक्स नजर आया। उसने पतीले को देखा जिसमें ढेर सारे छोले और पास में भटूरे का मैदा रखा था। अगर मैंने इसे खिला दिया तो मेरा नुकसान होगा, पर अगर नहीं खिलाया तो इंसानियत मर जाएगी। वैसे भी आज कुछ बिका नहीं, कम से कम किसी की जान तो बच जाए। बाबा, आप यहाँ पत्थर पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म परोसता हूँ। उसने एक दोने में खूब सारे छोले, ऊपर से कटा हुआ प्याज और मिर्च डाली और बूढ़े के सामने रख दिया। बूढ़े ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह ऐसे खा रहा था जैसे उसे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अद्भुत, बहुत स्वाद है बेटा, पर मेरा पेट बहुत बड़ा है। क्या थोड़ा और मिल सकता है? माधव जानता था कि अब उसके पास जो बचा है वह उसका खुद का रात का खाना है, लेकिन उसने बिना झिझक अपना हिस्सा भी
उस बूढ़े को खिला दिया। जब बूढ़ा पूरी तरह तृप्त हो गया तो उसने अपनी लाठी संभाली और खड़ा हुआ। बेटा, तूने आज एक मरते हुए इंसान को जीवन दिया है। तूने अपना हिस्सा मुझे दिया जबकि तू खुद भूखा है। मेरे पास तुझे देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, पर ये ले। बूढ़े ने अपनी फटी हुई झोली से एक मटमैली पुरानी पुड़िया निकाली और माधव के हाथ पर रख दी। ये क्या है बाबा? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ गुप्त मसाला है। याद रखना बेटा, जब भी छोले बनाओ इसकी सिर्फ एक चुटकी उबलते पानी में डाल देना। पर याद रखना, ये तभी काम करेगा जब तुम्हारी नीयत साफ होगी। आज से तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हुए। इतना कहकर वह बूढ़ा अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। माधव उसे पुकारता रह गया, पर वह कहीं नहीं दिखा। माधव ने उस पुड़िया को अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा शायद यह किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद है, पर उसे यह नहीं पता था कि यह पुड़िया उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अगली सुबह माधव की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी व्याकुलता थी। आज ठाकुर विक्रम सिंह के अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव ने अपनी भट्टी सुलगाई। उसने पतीले में छोले डाले और जब पानी खौलने लगा तो उसे अचानक उस रहस्यमयी बूढ़े की बात याद आई। उसने जेब से वह पुरानी मटमैली पुड़िया निकाली। बाबा ने कहा था सिर्फ एक चुटकी। पता नहीं इसमें क्या है, पर अब खोने को बचा ही क्या है। जैसे ही माधव ने उस मसाले की एक चुटकी उबलते हुए पतीले में डाली, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पतीले से गहरे जामुनी और सुनहरे रंग का धुआं उठा और देखते ही देखते एक ऐसी अद्भुत सुगंध फैली जो पहले कभी चंदनपुर की हवाओं ने नहीं सूंघी थी। वह खुशबू केवल माधव की रेहड़ी तक सीमित नहीं रही। वह गलियों से होती हुई लोगों के घरों की खिड़कियों को पार कर पूरे गांव में फैल गई। बाजार में सन्नाटा खींच गया। लोग जहां थे वहीं रुक गए। अरे ये कैसी महक है, जैसे केसर, कस्तूरी और पहाड़ों की ताजी जड़ी बूटियां एक साथ घुल गई हों। क्या किसी राजा की सवारी आ रही है? तभी गांव के पटवारी जी, जो खाने के बहुत बड़े शौकीन थे, अपनी छड़ी घुमाते हुए सीधे माधव की रेहड़ी की ओर खींचे चले आए। उनके पीछे पीछे गांव की एक बड़ी भीड़ भी वहां जमा हो गई। ओए माधव, ये क्या जादू कर दिया आज? मैं 3 गली दूर था, पर इस खुशबू ने मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ मोड़ दिए। जल्दी से एक प्लेट लगा, अब रहा नहीं जाता। माधव के हाथ कांप रहे थे। उसने फुर्ती से गर्मा गर्म भटूरा फुलाया और पटवारी जी के सामने प्लेट सजा दी। जैसे ही पटवारी जी ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं और वे वहीं पत्थर की मूरत बन गए। क्या हुआ पटवारी जी? स्वाद कैसा है? कुछ बोलिए तो सही। पटवारी जी ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें तृप्ति के आंसू थे। अद्भुत, लाजवाब। मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद, ऐसा लग रहा है जैसे रूह को सुकून मिल गया हो। माधव, तू तो छिपा रुस्तम निकला रे। ये सुनते ही थी भीड़ पागल हो उठी। मुझे भी एक प्लेट दो। अरे भाई, पहले मैं आया था। माधव भाई, मेरे बच्चों के लिए 2 प्लेट पैक कर दो। जो लोग कल तक माधव की रेहड़ी को बीमारियों का घर कहते थे, आज वे एक दूसरे को कोहनी मारकर माधव के करीब पहुंचने की होड़ में थे। बनवारी हलवाई अपनी दुकान के बाहर खड़ा यह सब फटी आंखों से देख रहा था। उसकी दुकान वीरान पड़ी थी और मक्खियां भिन-भिना रही थीं। गौरी, देख रही है, ये बाबा का आशीर्वाद है। मेरे हाथ थक रहे हैं पर पतीला खाली नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत और नियत का फल ईश्वर जरूर देगा। जल्दी कीजिए, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। दोपहर ढलते ढलते माधव की पूरी कमाई का डिब्बा
रुपयों और सिक्कों से लबालब भर गया। माधव के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक लौट आई थी जिसे गरीबी ने सालों पहले छीन लिया था। आज चंदनपुर के इतिहास में पहली बार किसी रेहड़ी वाले ने पूरे बाजार की रौनक अपनी ओर खींच ली थी। बाजार में शाम का गहरा साया उतर रहा था। सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज पर लालिमा बिखेर रही थीं। ये वही समय था जो कल तक माधव के लिए काल का संकेत था। माधव ने अपनी रेहद्दी को थोड़ा समेटा और हाथ में रुपयों से भरी वह थैली ली जो उसकी मेहनत और उस गुप्त मसाले के जादू का परिणाम थी। उसके साथ गौरी भी थी। दोनों के चेहरे पर आज थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा तेज था। वे सीधे ठाकुर विक्रम सिंह की आलीशान हवेली की ओर बढ़े। हवेली के बरामदे में ठाकुर अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा हुक्का गुदगुदा रहा था। उसके पास उसके लठैत खड्डे थे और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। क्यों रे माधव, सूरज डूबने को है, सामान बांध लिया या गांव छोड़ने से पहले कुछ आखिरी मिन्नतें करने आया है? मैंने कहा था ना, मेरी लाठी और आग दोनों तैयार हैं। माधव आगे बढ़ा और बिना डरे सीधे ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर खद्दा हो गया। उसने कमर से बंधी रुपयों की भारी थैली निकाली और उसे ठाकुर के सामने पड्ढी मेज पर जोर से पटक दिया। रुपयों की खनक पूरे बरामदे में गूंज उठी। ना मैं सामान बांधने आया हूँ ठाकुर साहब, और ना ही गांव छोड़ने। ये रहा आपका मूल और ये रहा आपका पूरा ब्याज। एक एक रुपया गिन लीजिए। मेरी ईमानदारी की तरह यह हिसाब भी बिल्कुल साफ है। ठाकुर के हाथ से हुक्का छूटते छूटते बचा। उसके अंगरक्षकों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठाकुर ने कांपते हाथों से थैली खोली और नोटों की गड्डियां देखकर सन्न रह गया। इतने पैसे एक ही दिन में? तूने डाका डाला है या कोई काला धंधा शुरू किया है? न डाका है और ना ही कोई पाप ठाकुर साहब। ये उस हुनर और सम्मान की कमाई है जिसे आपने अपनी लाठी के नीचे कुचलने की कोशिश की थी। आपने मेरी रेहड़ी जलाने की धमकी दी थी ना, आज उसी रेहड़ी ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपका कर्ज आपके मुंह पर मार सकूं। गौरी ने आगे बढ़कर कहा, इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना आसान है, पर उसकी मेहनत को हराना नामुमकिन। आज के बाद हमारे घर की तरफ रुख मत कीजिएगा। ठाकुर अपमान के घूंट पीकर रह गया। पूरे गांव के सामने जो शेर बनता था, आज एक गरीब रेहद्दी वाले के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा था। माधव और गौरी वहां से गर्व के साथ मुद्दे। रास्ते में उनका सामना बनवारी हलवाई से हुआ, जो दुकान के बाहर खद्दा अपनी किस्मत को रो रहा था। बनवारी भाई, सुना है आज आपकी भट्टी ठंडी पड़ गई। याद रखिएगा, दुकान बड़ी होने से नाम बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। जिस रेड़ी को आप दीमक लगी लकड़ी कहते थे, आज उसी ने चंदनपुर का स्वाद बदल दिया है। बनवारी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। माधव और गौरी अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ चले। आज उनके कदम जमीन पर नहीं, आसमान पर थे। माधव ने जेब में हाथ डाला और उस मसाले की पुड़िया को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि ये केवल मसाला नहीं, ईश्वर का दिया हुआ वो अवसर था जिसने उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया था।